Hello, everybody. Welcome back to my talk show. Let's talk about with Richa. And today I have an amazing woman who does some amazing work to help others and promote knowledge about sensitive topics. We are not all aware about how to get help for different mental health issues and different kind of, challenges in our life. So I am so excited to have Ritu Bhardwaj on my show. But this show will be in Hindi and definitely be subtitled. So if you don't understand, don't worry. You can just read it below. And आपका स्वागत है रितु भारद्वाज जी। मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ आपके काम से। आप इतना कुछ करती हैं, इतना मतलब लोगों के लिए इतना प्रमोट करती है इंफॉर्मेशन, क्योंकि जैसा आप कह रहे थे कि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं कि कहाँ जाके मदद मांगे। तो पहले मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और आप कौन है, कहाँ से आपने जर्नी शुरू करी है, प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच रिचा फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और मैंने अभी तक ऐसा कोई काम किया नहीं है कि मैं इस टॉक शो पर आती, बट यस आई एम फीलिंग हाईली ओब्लाइज्ड, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो काम मैं करने की कोशिश कर रही हूँ वो मैसेज मैक्सिमम लोगों तक जाए। एंड माय होल आइडिया इज टू वर्क ऑन मेंटल हेल्थ। यू कैन से आई माई सेल्फ आई एम ऑन सर्च ऑफ हैप्पीनेस, द ट्रू हैप्पीनेस। और है क्या कि हम सब लोग उस हैप्पीनेस को ढूंढ रहे हैं बट किसी को मिल नहीं रही। एंड द हैप्पीनेस बेसिकली रिसाइड्स इन अस। करेक्ट। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट आई वांट टू वर्क ऑन, कि हमारे पास सब कुछ है। वी हैव अ हाउस, वी हैव अ फैमिली, बट स्टिल वी आर मिसिंग समथिंग। व्हाट इज दैट? व्हाई वी आर मिसिंग व्हाट वी डोंट हैव, एंड वी डोंट वैल्यू व्हाट वी हैव। सो दिस इज माय होल आइडिया टू वर्क ऑन। आपने मुझे बुलाया और मेरा मेन मकसद भी आने का ये है कि मैं उस आइडिया को, उस स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब वर्ड्स के बीच में जो अभी पूरा वर्ल्ड ही जूझ रहा है, खासकर कोविड ने इन टर्म्स को और ज्यादा मतलब हर घर में पहुंचा दिया। इनफैक्ट एक बच्चा भी अब यूज करता है, मम्मा आज मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ। तो सी हम लोगों ने ये वोकैबुलरी कितना कॉमन कर दी, बट एग्जैक्ट डेफिनेशन हमें भी अभी नहीं पता। जब हम वर्ड डिप्रेशन यूज करते हैं तो वो बहुत बहुत वास्ट है, बहुत डीप है, और हम मेडिकली नहीं सोचते कि क्या एग्जैक्टली हम जो बोल रहे हैं वो सही है या नहीं है। डिप्रेशन अगर आपको है तो वो एक बहुत सिवियर मेडिकल इशू है, सिवियर इमोशनल इशू है, बट हम लोग बहुत छोटे छोटे स्ट्रेस के लिए भी डिप्रेशन वर्ड यूज करने लगे हैं। तो मैं चाहती थी कि मैं इस पे अवेयरनेस फैलाऊं। मैं खुद एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैंने एक्सपर्ट्स की हेल्प ली। सो आई एम जस्ट कनेक्टिंग ऑल द मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स एंड द पीपल हु आर सीकिंग सपोर्ट फॉर देयर मेंटल हेल्थ। सो आई एम जस्ट कनेक्टिंग टुगेदर देम टुगेदर। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि मुझे भी लगता है हम ये शब्द को बहुत जल्दी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सबसे सुनते हैं अच्छा उसको डिप्रेशन है, उसको डिप्रेशन है, मुझे भी डिप्रेशन हो गया। देखिए सैडनेस तो सबकी, मतलब थोड़ा सा लो फील करना, थोड़ा सैडनेस फील करना, किसी चीज को मिस करना, ये तो सबकी जिंदगी में होता है। ये तो हमारे जिंदगी के डिफरेंट रंग, तो अलग अलग रंग हैं, अलग अलग स्टेज में होता है। हम कौन सा, कोई भी इंसान 24 घंटे खुश नहीं रह सकता। बिल्कुल। एक ही दिन में कई इमोशंस हम एक्सपीरियंस करते हैं, और वो होना भी चाहिए। हम इंसान हैं तो हम अनुभव भी करेंगे ना अलग अलग चीजों को। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हम उस समय में रह रहे हैं जहां हर समय खुश होना, हर समय खुश रहना हमारा बचपन का राइट है। हम पैदा हुए हैं, उसके बाद से वी शुड बी हैप्पी 24/7। That's what we think. We think and we have been taught to think that we should be happy all the time, but not to accept that कि ठीक है, जिंदगी का दूसरा रुख ये भी है कि अगर आप खुश नहीं हो तो आप सैड भी नहीं हो, बीच में भी चल सकते हो, अलाउड है। बोर होना भी अलाउड है, हर समय कुछ महसूस करना जरूरी नहीं होता। लेकिन ये क्या होता है रिचा, आप ये देखिए हम लोगों को अभी क्या प्रेशर है, और सोशल मीडिया ने तो उसको बहुत बढ़ा दिया है।
जब हम खुश होते हैं ना तो हम सामने वाले से वैलिडेशन चाहते हैं कि जब मैं अपना एक पोस्ट डालूं या एक पिक्चर डालूं, सामने वाला कहे ओके आप खुश दिख रही है, चाहे मैं अंदर से ना हूं। बट जब मैं दुखी हूं, इफ आई एम सैड, मैं वो एक्सप्रेस नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे जजमेंट का डर लगेगा, मुझे लगेगा सामने वाला क्या सोचेगा कि इसके पास तो सब कुछ है पर ये दुखी है। सो बेसिकली हमारे ये दोनों इमोशंस को हम जब शेयर करते हैं, सो एक्चुअली हम हैप्पीनेस को प्रिटेंड करते हैं और सैडनेस को छुपा लेते हैं। बिल्कुल। सो एक बहुत बड़ा डर हमारे आसपास है, हमें जजमेंट का डर रहता है, कोई हमें क्या कहेगा, कोई क्या सोचेगा, मैं ऐसी नहीं दिख रही हूँ, मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे तो ये करना चाहिए था, मैंने इतनी पढ़ाई की है तो मेरी जॉब तो यहाँ होनी चाहिए थी। एंड यू वॉन्ट बिलीव, रिसेंटली वी डिड अ सेमिनार on a topic how much you love your work or job. So 95% जो अटेंडीज थे उन्होंने ये बताया कि वो जो करंटली जॉब कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, वो उससे खुश नहीं है। So see, and the 5% who are happy are those who are working on their plan B or C. Correct. बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि जब हम उस हैप्पीनेस को ढूंढते 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 हम लोग एक ऐसा वर्क करे जा रहे हैं जो हम करना नहीं चाहते, और हम वहां जाके पहुंचते हैं कि जब हमें जिस मोमेंट 95% को तो वो तब भी रियलाइज शायद नहीं हो पाता, या एक डर होता है, वो रिस्क लेने की हिम्मत नहीं होती। बट 5% लोग जो अपने प्लान भी सोचते हैं कि नहीं यार इनफ इज इनफ, अब मैं वो काम करूंगा जो मुझे हैप्पीनेस देगा, दे स्टार्टेड वर्किंग साइड बाय साइड ऑन देयर प्लान बी और सी, और इन फ्यूचर वो वापस उस काम पे जाते हैं, वो जॉब या वो वर्क करने लगते हैं जो उन्हें हैप्पीनेस देता है। जरूरी नहीं है कि वो आपका प्रोफेशन ही हो। सो हम लोग बचपन से ही हमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज स्टार्ट करा दी जाती हैं स्कूल्स में भी, क्योंकि दे नो कि वो क्या वैल्यू रखती हैं। करेक्ट। बट धीरे धीरे कुछ क्लासेस के बाद, कुछ स्टैंडर्ड्स के बाद वो आउट होती जाती हैं, और हमें पूरी सोसाइटी, फैमिली सब मिलकर एक ऐसा एटमॉस्फेयर हम बनाते हैं कि हम लोग वो जो एक्चुअल करिकुलर एक्टिविटीज हमें हैप्पीनेस देती थी वो कहीं पीछे चली जाती है, वो मेमोरीज बन जाती है। और हम लोग एक मैनुअल वर्क बस करते रहते हैं, जस्ट लाइक अ मशीन, जो हमें एक सेटअप मिल गया, जस्ट सुबह उठे ऑफिस गए। तो क्योंकि स्पेशली इंडिया में यही बात है कि वहां पे सेफ्टी बहुत जरूरी है, फाइनेंशियल सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एंड आपने पढ़ाई भी इतनी लंबी करी होती है, तो इसका मतलब है उसके साथ सिर्फ फाइनेंशियल नहीं लेकिन सोशल एक्सेप्टेंस भी होता है, एंड स्टेटस होता है कि अच्छा मैं तो इंजीनियर बन गया, सो आई हैव टू वर्क एज एन इंजीनियर। इफ यू वर्क एज एन इंजीनियर एंड यू लीव दैट एंड फिर आप किसी और फील्ड में चले जाते हो जिसमें एक्चुअली आपकी रुचि होती है, वो लोगों को सहन नहीं होता कि आप क्यों जा रहे हो, हम आप सेफ्टी में रहिए। तो रितु जी, आप प्लीज हमें बताइए कि आपने कैसे ये जर्नी शुरू करी, कहाँ से शुरू करा आपने? मैं भी अगर अच्छा बात करूं, मैं बिल्कुल उसी तरह जो आप एक इंडियन फैमिली की बात करती, मैं भी बिल्कुल वैसी ही थी। मैं हरियाणा के एक छोटे से एरिया से हूँ, और वहां से पढ़ लिख कर यहाँ आई, दिल्ली में जॉब करने लगी। और मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, लगभग मैं 16 साल 16+ ईयर्स का मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है जर्नलिज्म में, और 2 खूबसूरत बच्चों की माँ हूँ। मैं भी एक नॉर्मल लाइफ उसी तरह से चला रही थी जैसे सब चलाते हैं, कि आप ऑफिस का काम कर रहे हैं, आप घर में बच्चे पाल रहे हैं, मेड आई या नहीं आई, ये छोटे छोटे इश्यूज, मैं भी उसी तरह से अपनी लाइफ बिता रही थी। बट आफ्टर माई ड्यूरिंग माई सेकेंड प्रेगनेंसी, जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, दैट टाइम आई थिंक मैं वापस से अपना करियर रीस्टार्ट कर रही थी। मेरा बेटा लगभग 4 साल से ऊपर हो चुका था, और मुझे लगा कि अब मैं फिर अपना करियर शुरू कर सकती हूँ। और जब मैं अपने उस करियर के फर्स्ट असाइनमेंट पे, अपनी जो मैं कहूंगी दोबारा से जो मैंने जर्नी स्टार्ट की थी करियर की, उसके फर्स्ट असाइनमेंट को मैं जब कर रही थी और मैं घर वापस आई उस दिन का शूट करके, दैट वेरी मोमेंट आई रियलाइज कि आई एम प्रेग्नेंट अगेन। सो हुआ क्या कि वो अचानक से सबकॉन्शियस ने शायद उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया होगा, क्योंकि वो वहां पर फाइट शुरू हुई, एक मदर ऋतु की और एक एम्बिशियस गर्ल ऋतु की, जो दोनों आपस में फाइट करने लगे। और मुझे वो रियलाइज ही नहीं हुआ कि कब उनकी वो फाइट मेरे अंदर एक एंजाइटी का, स्ट्रेस का, मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकती क्योंकि क्लिनिकली डायग्नोस नहीं हुआ था कि वो डिप्रेशन था या नहीं था, बट जो भी था काफी अजीब, स्ट्रेसफुल, पेनफुल था मेरे लिए।
मेरी वो पूरी प्रेगनेंसी, सेकंड प्रेगनेंसी उसी सब स्ट्रेस में निकलती चली गई। और जिसके कारण क्या होता है, जब आप स्ट्रेस में होते हैं ना, आप खुद बहुत डाउट्स में होते हैं, आपको आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे होते हैं, सो उसका इम्पैक्ट आपके बाकी रिलेशंस पे भी आता है। तो समहाउ मैं अपने फर्स्ट चाइल्ड के साथ भी थोड़ा सा शायद डिस्टेंस होने लगा था, मुझे इरिटेशन रहने लगी कि बस अब मैं इन्हीं में उलझी रहती हूँ। हस्बैंड के साथ भी एक तरह से कि ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। और फिर आप सब कुछ एक्सपेक्ट करते हैं बट आप आगे भी बढ़ना चाहते हैं। तो वो एक जर्नी ऐसी रही कि मैं खुद उस फीलिंग को फील कर पा रही थी, जब आपके पास आपका सबकॉन्शियस बहुत सारे क्वेश्चंस और डाउट्स में होता है बट आपके पास आंसर देने वाला कोई नहीं होता। एंड उस समय आप पढ़ते भी क्या है, आपके इंटरेस्ट देखिए क्या होता है। अगर आपके आसपास कोई आपको प्रॉपरली गाइड करने वाला होगा तो शायद आप वहां से काफी पहले बाहर आ जाएंगे। बट मेरे साथ भी वही था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो पढ़ती भी क्या थी कि ओके स्ट्रेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गूगल कर लिया। अब सी हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत कुछ है बट कौन सी आपको लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए, कब नहीं, क्या यूजफुल है वो भी है। सो मैंने उसमें पढ़ लिया कि स्ट्रेस अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान लेते हैं तो आपका बच्चा जो है वो स्पेशल चाइल्ड हो सकता है। एंड इट वाज माय 7th मंथ अराउंड, मुझे याद है मैं अपनी गायनिक के पास गया एंड आई स्टार्टेड शाउटिंग एट हर कि आपने मुझे बताया नहीं है, नाउ मेरा ये बच्चा स्पेशल चाइल्ड होने वाला है, अब मुझे बताइए कि मुझे एज ए स्पेशल मदर आगे कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है। एंड शी वाज लाइक वो हैरान थी कि मैं कैसे बिहेव कर रही हूँ, और मुझे मैं पूरी तरह से मेंटली ये वो हो रही थी कि मैंने इतना स्ट्रेस लिया है, मुझे समझ नहीं आ रहा अब तो ये स्पेशल चाइल्ड होने वाला है, मैं कैसे डील करूंगी, बहुत अब तो बिल्कुल लाइफ ओवर हो जाएगी, मैं क्या करने वाली हूँ। तो मेरी डॉक्टर ने मुझे शांत करने के लिए कुछ और टेस्ट किए जिसके हिसाब से बच्चा नॉर्मल था, तो उन्होंने मुझे कोशिश की बट समहाउ उसका असर इतना आया कि मैं बेड पे आ गई, मुझे बेड रेस्ट बोल दिया गया। 7 मंथ एंड में ही मेरा जो बेबी था वो बिल्कुल पोजीशन में था फॉर डिलीवरी। सो मुझे कहा गया आप बेड रेस्ट करिए। मैं 3-4 डेज से बेड रेस्ट करती, फिर उठती तो वापस से वही सिचुएशन हो जाती। तो समहाउ हम लोगों ने 9th मंथ तक का पीरियड कवर किया। बट आई एम लकी इनफ कि जैसे ही वो डिलीवरी हुई, मेरी बेटी मेरी गोद में थी, और वो मेरा आप कह सकते हैं कि यही एक चीज थी जो मैंने, जब से ये एहसास मेरे अंदर आया था कि मैं भी कभी माँ बनूंगी, और तब से एक बेटी की चाहत। तो वो शायद जब वो विश पूरी हुई उसके गोद में आते ही मैं नेचुरली धीरे 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 उस स्पेस से बाहर आती गई एंड शी इज परफेक्टली ओके, फुली हेल्दी, बहुत प्यारी सी बच्ची हुई। और लेकिन मेरे अंदर ये आया कि यार क्या था, क्यों मैं ये सब फील कर रही थी, क्या प्रॉब्लम थी, स्टिल देयर इज समथिंग, कुछ तो है जो मेरे माइंड में चल रहा है बट कोई क्यों नहीं बता पा रहा। फिर मुझे लगा कि यार कोई नहीं बताएगा, मैं मेरी जैसी मदर से बात करती हूँ। तो मैंने कुछ मदर से बात करना स्टार्ट किया। मैं अपने बेटे के साथ कुछ समय बाद, जब मैं थोड़ा सा हील हुई प्रेगनेंसी के, उससे मैं नीचे जाती, पार्क में जाती, दूसरी मदर से बात करती, देन आई रियलाइज लाइक मदर्स की लाइफ में क्या चल रहा है। अगर इफ यू हैव अ बेबी, वन चाइल्ड, तो आप दूसरे चाइल्ड के लिए आप सोच ही नहीं रहे क्योंकि आपको डर लग रहा है कि क्या होगा, जैसे मेरे साथ था। अगर आपके दो है, सो यू वांट लाइक you can't even imagine the stress they are going through. And if they are working, अगर वो हाउस उनके साथ साथ अगर वो जॉब में भी है, तो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। उन्हें लगता है कि बस हम जैसे तैसे जी रहे हैं, हमारी लाइफ अब पूरी तरह से एंड है, हम सिर्फ बच्चे जॉब में हम लोग टसल कर रहे हैं। और जिनके बच्चे नहीं थे वो उनको देखकर डरे हुए थे कि ठीक है बेटर है कि हम लोग डिसाइड कर लें कि हम लोग पेरेंट्स नहीं बनेंगे। तो मुझे लगा यार कुछ तो है जो सिर्फ मैंने फील नहीं किया, जो लगभग सब फीमेल्स कर रही है मैक्सिमम, लेकिन उनके पास शेयर करने के लिए कोई है ही नहीं, आपको उनसे पूछना पड़ रहा है। देन आई स्टार्टेड, फिर वही गूगल मेरे काम आया, लेकिन अब मुझे पता था मुझे एग्जैक्टली क्या सर्च करना है और कितना मुझे इससे क्या लेना है। बट आई स्टार्टेड रिसर्चिंग, तो मुझे समझ में आया कि ओके जो मुझे था वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंजाइटी थी, या इसके बाद जो होता है वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, ये वर्ड्स मेरी लाइफ में आए। और दैट डे आई डिसाइडेड कि नहीं, ये तो बहुत छोटा सा वो है, अब मुझे और मदर्स के साथ और प्रोफेशनल्स के साथ कनेक्ट करना है who can help me to get all the answers related to this. So that day, at one fine night, I just decided कि no, start community. मुझे बस इतना पता था कि फेसबुक पे आप ग्रुप बना सकते हैं जिसपे बहुत लोग ज्वाइन कर सकते हैं और आप आपस में बात कर सकते हैं। अब मुझे लगा नाम क्या दिया जाए, तो मुझे लगा यार मैं तो कनेक्ट होना चाहती हूँ सबसे। सो दैट डे आई डिसाइडेड कि मैं उसे कनेक्टेड नाम दूंगी।
और हम फीमेल्स जो एक दूसरे की हेल्प करना चाहती है, सो आई हैव गिवन इट नेम कनेक्टेड वुमेन फॉर वुमेन। तो वो रात थी और मुझे लगा कि अब मैं इसमें ज्वाइन किसे कराऊं। तो कुछ लोगों को रैंडमली मैंने फेसबुक पे सर्च किया, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, और जो मुझे मिलते गए वहां पर नाम आते गए रैंडमली। कोई भी मेरा फेसबुक फ्रेंड नहीं थे उसमें से। मैंने रैंडमली उन प्रोफेशनल्स को उसमें मैसेंजर में एक मैसेज ड्रॉप किया कि ये है, मैं कुछ करना चाहती हूँ, आई नीड योर सपोर्ट, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज ज्वाइन कीजिए। एंड यू वॉन्ट बिलीव, विद इन 10 days there were 1,000 members there. And that night my legs were like started trembling कि मैंने ये क्या कर दिया है, अब मैं क्या करूं, इसका आगे क्या वे हेड है। बट दैट वेरी मोमेंट आई डिसाइडेड इट्स ओके। 2 बच्चे थे, थर्ड चाइल्ड सही, सो कनेक्टेड इज फॉर मी इट्स लाइक माय थर्ड बेबी। सो मैंने वहां से उसको ग्रो करना स्टार्ट किया। नाउ वी आर मोर देन 5200 members, and I think more than 400 mental health professionals are also there. Mental health professionals are there. So basically we connect with each other, we discussed all these things. They can ask for help, they can support each other in every possible way. तो आपने ये भी बताया था मुझे कि अगर जैसे किसी को जरूरत पड़ती है किसी तरीके की मदद की और उनको ये नहीं पता कि उनके आसपास कहाँ पे मदद लेने जाए, तो फिर वो आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आप फिर उनको सारी इंफॉर्मेशन ढूंढ के बताते हैं कि आप इन साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, इनसे बात करिए, which is a very noble call। मतलब आपने कहा था शुरू में कि आपने ऐसा कुछ नहीं करा है, लेकिन आपने बहुत बड़ा कदम उठाया है। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने हिम्मत करके ये कम्युनिटी बनाई। इसके लिए मैं कहती हूँ कि आपको शायद इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता, लेकिन जैसे आप तब फील करती थी कि मैं किससे बात करूं, आपको ये भी नहीं पता था कि ये शब्द क्या होते हैं, ये एहसास जो है आपको इसको कहते क्या है। कभी कभी ना किसी एहसास को अगर हम नाम दे दिया जाए ना तो वो इतना मिस्टीरियस नहीं लगता, लगता अच्छा मुझे ये है ना। आधी परेशानियां ना तब खत्म हो जाती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ठीक है मैं अकेले तो नहीं हूं ना इसमें, अगर इसका कोई नाम है इसका मतलब दूसरे भी ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं आपको और ये जर्नी बहुत लोनली है, ये जर्नी एक्चुअली में बहुत, इसमें अकेलापन बहुत है। अगर आपको कोई ऐसा नहीं मिल जाता जिसने सेम चीज सहा हो, क्योंकि मुझे पता है, मुझे भी थी बीबी जी, अब तो काफी साल हो गए 17 साल पहले, लेकिन इसलिए मैं कह सकती हूँ कि ये जो सफर है ना, अगर आपको नहीं पता ये क्या है और दूसरों के साथ भी होता है, तो ये बहुत, इसमें अकेलापन बहुत है और आप इसी में ही उलझते जाते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर मेरे समय में आप जैसे कोई होती तो शायद मुझे 2.5 years नहीं लगते इसमें से निकलने में। शायद मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरे में कोई मतलब क्या कहते हैं, कुछ मिसिंग है, that I am not complete, I am not a good woman, I am not a good mother, all of these things जो आता है ऐसे सिचुएशन में, ये सारे थॉट्स सब आते हैं, लेकिन उस वक्त में मुझे ये नहीं पता था कि दूसरों को आते हैं कि नहीं। मुझे लगता था मेरी में कोई खामी है, मेरी आई एम वायर्ड डिफरेंटली और आई एम नॉट ग्रेटफुल, क्योंकि मेरा बेटा बिल्कुल हेल्थी, बिल्कुल सो क्यूट एंड सो लविंग, फिर भी I could not connect. This feeling, if somebody have guided me, मतलब मेरे पास भी अगर Facebook एक ग्रुप होता या कहीं पे जाके मैं किसी से बात कर सकती, मैं I think I would have, the journey would have been easier, not faster but easier. You won't believe रिचा, इस जर्नी के दौरान मुझे ऐसी मदद मिली है जो शायद 10-10 साल से पोस्टमार्टम डिप्रेशन में ही है, बट उन्हें एहसास ही नहीं है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि कुछ मंथ्स या कुछ डेज या कुछ वीक्स का पीरियड हो सकता है, ये आपके लिए कंटिन्यू चल सकता है। करेक्ट। पोस्टमार्टम डिप्रेशन इज नॉट लाइक दैट। जब तक कोई आपको एहसास नहीं कराएगा, आपको बाहर नहीं निकालेगा, आप उसमें चलते चले जाएंगे और आप उसको ही वे ऑफ लाइफ समझ लेते हैं।
करेक्ट। जनरली क्या है, हम मदर्स के साथ क्या है, इतना ग्लोरीफाई हमारे मदर्स के पूरे रोल को कर दिया गया है कि मदर्स और गॉड आपने एक साथ एक बराबर कर दिया। अब गॉड का काम क्या है? देना, है ना। किसी को कुछ भी चाहिए हम मांगेंगे, बट आपने देखा है कि हम लोग जब गॉड को भी पैम्पर करते हैं, जब हम उन्हें खुश करना होता है, हम पहले उन्हें कुछ देते हैं। जनरली ये इंडिया में रिचुअल है, आप उन्हें फल चढ़ाएंगे, आप उन्हें फूल चढ़ाएंगे, आप उन्हें पैम्पर करेंगे, बट व्हाट अबाउट द मदर? आप उसको भी बस वही कभी कभार की पैम्परिंग की जरूरत है, उसको रियलाइज कराने की जरूरत है कि यू आर इम्पोर्टेंट, यू आर ब्यूटीफुल, आप भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, आपके अंदर भी वही फीलिंग्स है कि आपको भी प्यार चाहिए, आपको भी पैम्परिंग चाहिए। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट जो मेन बात है कि सेल्फ लव, ये हम में से खत्म हो जाता है। जैसे हम मदर बनती है, हम कुछ भी करेंगे हमारे अंदर गिल्ट फैक्टर आता है। वाई? मतलब हम लोग कहाँ है, वो सेल्फ लव कहाँ है? आप 1 घंटा एक्स्ट्रा सो गए तो आपने गिल्ट आ गया। माय गॉड, जब आप नई नई माँ बनते हैं, आपको वो नींद कितनी जरूरी है आपकी हीलिंग के लिए, बट अगर आप 1 घंटा एक्स्ट्रा सो गए तो आपको क्या होगा? ओके, मेरे बच्चे को इतनी देर से हो सकता है वो उसका डायपर गीला हो सकता है उसको भूख लगी हो, ये हो वो हो, सब सोच लेते। लीव इट, वो 1 घंटा आपके लिए इंपॉर्टेंट था। आप जब हील हो के आप जब खुश होंगी, सो आप वही खुशी वापस आपके अंदर से आपके बेबी तक जाएगी। और नहीं होगी तो आप कनेक्ट फील नहीं करेंगे। दिस इज अ सिंपल वे। मतलब हमेशा डिमांड एंड सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट जो हम लोग हमेशा फॉलो करते हैं वही है। आपकी डिमांड है इस समय रेस्ट, आप वही जब रेस्ट ले लेंगी, आप खुश होंगी, तो आप वही खुशी सप्लाई करेंगी। बिल्कुल। और हमें मिलता है एंजाइटी, टायर्डनेस, स्लीपलेसनेस, इरिटेशन। तो आप सोच के देखिए, अगर एक मदर को यही सब मिल रहा है, सो रिटर्न में वो क्या दे पाएगी अपने बच्चे को? नहीं, एज ए कोच मैं यहाँ पे एक चीज कहूंगी क्योंकि मेरे को बाद में रियलाइज हुआ, आपने अभी शब्द कहा है मिलता है, ये हमें मिलता नहीं है, ये हम अपने आप को देते हैं क्योंकि ये हमारे अंदर है। कोई हमें गिल्ट फीलिंग दे नहीं सकता अगर हम लेना नहीं चाहते, ये हमारे खुद के अंदर है। बिल्कुल, बट एक सोसाइटी का भी बात करते हैं ना, एक सोसाइटी का मतलब है, करेक्ट, आई टोटली एग्री विद यू, लेकिन ये अवेयरनेस आना बहुत जरूरी है दैट वी आर इन कंट्रोल। यस, हमें कोई देता नहीं है, हम खुद लेते हैं अपने ऊपर। अगर मुझे वो घंटा एक्स्ट्रा सोना है, देन आई हैव टू स्लीप इट। कोई मुझे वो घंटा देगा नहीं कि आप जाके सो जाइए, है ना। वो until unless I keep on asking permission, मैं सबसे परमिशन मांगती रहूंगी, एक्सेप्टेंस मांगती रहूंगी, then I would never get anything as a mom, है ना। So हमें कुछ मिलता नहीं है, हमें खुद लेना पड़ता है। And I totally agree with you, we also deserve pamperness, me time, attention, love, unconditional love, जो हम देते हैं सबको, लेकिन किसी हद तक we have to take it also, we have to say कि हमें ये चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि लोग देंगे नहीं, लेकिन लोग अपने में ही अपना बिजी होते हैं। अगर हमारे बच्चे अगर हमें वो अटेंशन नहीं देते तो हमने कभी बच्चों से मांगी नहीं, हमने सिर्फ दिया, हमने कभी उनसे एक्सपेक्ट नहीं करा। क्यों नहीं करा? एज अ मॉम, आप कहते हैं ना लेना देना होता है हर एक रिश्ते में। वी हैव टू टीच देम कि यू हैव टू गिव देम मी बैक। वो अपने आप समझ में नहीं आता। सो अगेन, हमें कुछ मिलता नहीं है, हमें कुछ लेना पड़ता है, हमें अपने लिए खुद खड़ा होना पड़ता है। एंड अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही होता है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है, द मोमेंट यू रियलाइज दिस, you are in control, and that moment is the moment any condition will start leaving your body, any condition will start healing the moment you know कि आपके अंदर कंट्रोल। एंड एक्चुअली यही मैसेज हमें देना है अपने आसपास। और जब हमने स्टार्ट किया, बहुत से लोगों ने कहा कि क्योंकि आप फीमेल है, आप फीमेल्स के लिए ही सोच रही हैं, बट नो, हम लोगों ने उसके बाद काम स्टार्ट किया। हम लोगों ने बताया लोगों को कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन सिर्फ मदर्स के लिए नहीं है, 10 to 12% फादर्स भी, एज पर स्टैटिस्टिक्स, हो सकता है इससे ज्यादा हो, बट एज पर जो अवेलेबल स्टैटिस्टिक्स है, 10 to 12% फादर्स आर ऑल्सो सफर्स विद द पोस्टपार्टम डिप्रेशन। सो हमने उनसे भी बात करनी शुरू, क्योंकि सब कुछ चेंज हो जाता है ना। एक जब बच्चा घर में आता है तो सिर्फ
सारी चीजें उसके इर्द गिर्द होती है। बिल्कुल। बट यस, आपको कहीं ना कहीं खुद से ही अपनी लाइफ को इस तरह से वो करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, आपको एक अपने लिए एक दूसरे के लिए समय निकालना पड़ेगा। सो यही मैसेज हम देते ही हैं, कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट और कुछ ना हो पाए तो हम आपस में शेयर करें। मुझे याद है एक इंसिडेंट, जब मुझे रात में एक दिन अचानक रात को 3, 3:30 बजे 3:30 एट नाइट आई गॉट अ मैसेज ऑन अ मैसेंजर कि नाउ इट्स इनफ फॉर मी, और अब मुझसे टॉलरेट नहीं हो रहा है, आई वॉन्ट टू लाइक ओवर इट। सो मुझे नहीं पता वो कौन है, कहाँ से है, बट उनके मैसेज से समझ में आ रहा था कि क्या वो फील कर रही हैं। और अराउंड 3:30 का टाइम था। मैं जनरली अब कोशिश करती हूँ कि मैं अपने फोन पे कुछ भी आ रहा है तो मैं एक बार देखूं, और मुझे बस इतना याद है कि आई वाज इन डीप स्लीप, बट स्टिल मैंने फोन उठाया, उसको पढ़ा भी, बट आई वाज इन सच अ स्टेट, आई वाज इन सच अ डीप स्लीप कि मैं वापस सो गई। और सुबह जैसे ही मैं अपनी मॉर्निंग टी पी रही थी, मुझे अचानक से मेरे माइंड ने कहा कि कुछ था जो अनयूजुअल था, अजीब था। मैंने रिकॉल किया और आई स्टार्टेड सर्चिंग लाइक माय व्हाट्सएप, माय मेल और व्हाटएवर, बट मुझे वो मैसेज नहीं मिल रहा था। फिर मैं मैसेंजर पे गई। मैसेंजर में जो आपके फ्रेंड नहीं होते वो आपके पीछे चले जाते हैं वो मैसेजेस, बट रिक्वेस्ट में स्टिल चले मैंने जाते हैं। हाँ। रिक्वेस्ट में जाते, मैंने रिक्वेस्ट में फिर समहाउ मैं पहुंच गई, क्योंकि डेस्टिनी चाहती थी। और मैंने उसको देखा नहीं, इमीडिएटली मैसेज था कि आर यू देयर, आई वांट टू टॉक टू यू। मैंने इमीडिएटली मेरा नंबर दिया, और विद इन 2 मिनट मुझे एक कॉल आया एक लेडी का, एंड शी वाज जस्ट क्राइंग, एंड उन्होंने बातचीत शुरू की। तो समझ में आ रहा था उन्होंने उस रात, लास्ट नाइट, उन्होंने 4 बार सुसाइड अटेम्प्ट की कोशिश की थी, बट हर बार वो लास्ट मोमेंट से वापस आ जा रही थी। एंड 4th अटेम्प्ट पे उन्हें कहीं से याद आया कि उन्होंने मुझे एक इवेंट में सिर्फ ये कहते सुना था कि अगर कोई ना आपको मिले तो प्लीज आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आपको अपने आसपास ये मैसेज देना चाहिए कि सबसे पहले आप अपने क्लोज वन में देखिए कि आप किससे शेयर कर सकते हैं। कोई नहीं समझ में आ रहा, आपको जजमेंट का डर है, तो लिव इट, पिक अप योर फोन, रैंडम नंबर मिला दीजिए, बट जो आपके अंदर है वेंट आउट कर दीजिए। आपको कोई नहीं मिल रहा तो आज की डेट में हम बहुत लकी हैं कि हम हैं, या मेरी तरह बहुत से लोग काम कर रहे हैं, ऑलरेडी बहुत लोग काम कर रहे हैं। आप उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करिए। सबसे पहली बात कि आप आंसर्स ढूंढिए। जब उस लेडी ने मुझसे कनेक्ट किया तो मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या, मतलब मैं कोई एक्सपर्ट तो हूं नहीं, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, तो मैं कभी भी कोई एडवाइस नहीं देती हूँ, कभी भी कोई मेडिकल या क्लिनिकल एडवाइस मैं नहीं देती। बट यस, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उन्हें ये कन्विंस कर पाऊँ कि यू नीड प्रॉपर प्रोफेशनल हेल्प, और ये नॉर्मल है। मैंने जब उन्हें बताना शुरू किया कि जो आप आज फील कर रही है वो मैं आज से 3 साल पहले करती थी, जब मैं आपसे मिली हूँ उससे कुछ समय पहले मैं उसी स्टेज में थी, तो उन्हें लगा कि ओ रियली। उन्होंने मुझसे पूछा आपको भी ये हुआ था? मैंने बताया बिल्कुल यस ऐसा ही हुआ था। शी सेड आपके और आपके हस्बैंड के रिलेशन कैसे थे? मैंने कहा बहुत खराब थे। तो उन्हें लगा कि ओके, उसकी लाइफ में जो हो रहा है वो नॉर्मल है। उन्होंने कहा कि आपको अपने बच्चे के साथ खेलने का मन करता था? मैंने कहा बिल्कुल नहीं करता था, मुझे लगता था मेरे बच्चे को कोई ले और ले जाए। मैं सोना चाहती थी, मैं आराम से रहना चाहती थी। मैं कभी कभी ऐसा होता है कि कभी लगता था बच्चे के साथ खेले, कभी नहीं, कभी कभी मैं चीख कर रोना चाहती थी, लेकिन सब था। मैंने कहा जो आप फील करें इट्स क्वाइट नॉर्मल, जस्ट लाइक अ नॉर्मल वायरल फीवर और व्हाटएवर यू थिंक, ये नॉर्मल है बस। बट यस, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, यू नीड प्रोफेशनल हेल्प। तो मुझे 3-4 डेज लगे। उसके बाद से मैं कंटिन्यूअसली उनके साथ टच में रही, कि मैं हर थोड़ी देर में उन्हें मैसेज कर रही थी, या सिंपल कि अच्छा ओके आपने लंच कर लिया, बार बार ये नहीं पूछ रही थी आर यू ओके और सिंपली अच्छा आपने लंच कर लिया, ओके बेबी सो रहा है, आप भी थोड़ी देर सो जाइए। सो मैंने इस तरह से उनके साथ कन्वर्सेशन बना के रखी, और 3-4 डेज के बाद धीरे धीरे मैंने उन्हें समझाया कि आपको अपने हस्बैंड से क्या आपने बातचीत की है कि व्हाट आर फीलिंग? शी सेड कि नो, मुझे पता है कि वो लड़ाई करेंगे, वो समझेंगे नहीं। पर मैंने उन्हें कन्विंस किया कि जब तक आप कहती नहीं है, हाउ कैन यू लाइक एक्सपेक्ट कि वो समझेंगे नहीं। सो आखिर में उन्होंने अपने हस्बैंड से बात की कि सी मुझे हेल्प चाहिए, अगर आप मुझे हेल्प नहीं मिली, आप मेरी हेल्प करिए, मुझे एक साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है। ये अगर अभी नहीं हुआ तो शायद उन्होंने बताया उस रात का इंसिडेंट अपने हस्बैंड को कि अगर ये नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती, बट आई नीड हेल्प। हस्बैंड ने इमीडिएटली सपोर्ट किया। तो हम लोग कई बार सोचते हैं कि वो नहीं समझेगा, बट ऐसा नहीं होता है। सो एक्सप्रेस योरसेल्फ, व्हाटएवर यू आर फीलिंग, एक बार एक्सप्रेस कर दीजिए। नहीं समझा तो भी तो वही है सिचुएशन, बट एटलीस्ट हो सकता है आपको हेल्प मिल जाए। बट आई एम रियली ग्लैड दैट टुडे शी इज एब्सोल्युटली फाइन। उन्हें एक बेबी और हो चुका है, एंड शी कॉल्ड मी एंड शी सेड कि मैं बहुत जल्दी
जैसे ही मुझे लगेगा कि यस आई कैन मैनेज, सो मैं कनेक्टेड का पार्ट बनूंगी और मैं दूसरे लोगों की हेल्प करूंगी। नाइस। तो हम देखिए एक्चुअली आप जैसे आपने कहा कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया, लेकिन आपने बहुत कुछ किया। आपने एक इंसान के लिए, मैं ये सोचती हूँ अगर हम अपनी जिंदगी में एक इंसान की मदद कर सकें, एक इंसान को थोड़ी हैप्पीनेस दे सकें, आई थिंक वी हैव डन अ लॉट। हर एक इंसान अगर एक इंसान की मदद कर दे तो दुनिया कितनी सुंदर हो जाएगी। उसमें इतने मतलब आपने, यू जस्ट कन्वे द मैसेज आई एम हियर। आप किसी की मदद कर नहीं सकते अगर वो, if they don't reach out, but you were there and you connected with them. It's amazing. It's a beautiful story. Thank you for sharing. This is what we need. We need to share more stories like this. क्योंकि तभी लोगों में हिम्मत बनती है कि अच्छा किसी और ने भी ऐसे करा था, चलो मैं भी रीच आउट करके देखती हूँ। एंड इट इज वेरी मैं पूछना चाहती हूँ, आपसे कनेक्टेड हुए कुछ फादर्स? जी बिल्कुल। अब सबसे बड़ी बात है कि हमने जो कम्युनिटी फेसबुक पे बनाई थी वो क्लोज कम्युनिटी थी, क्योंकि फीमेल्स जो हैं वो ओपनली अपनी चीजें शेयर नहीं करना चाहती हैं, कर सकती, कंफर्टेबल फील नहीं करती। यानी एज यू नो के वर्चुअल वर्ल्ड उतना सेफ भी नहीं है। Correct. हमें नहीं पता सामने वाला जो है वो कितना रियल है या नहीं, बट तो हमने उसे क्लोज ही रखा। बट वी स्टार्टेड आवर ओपन पेज आल्सो। सो हमें हमारे अभी जितने भी हम लोग वेबिनार सेमिनार्स या कुछ भी इस तरह की मीटिंग्स करते हैं, सो वी आर ग्लैड टू शेयर दैट कि उसमें मेल भी आते हैं। Nice. उतना ही आते हैं। दे themselves contacted us कि नहीं हमें इसका पार्ट बनना है, हमें इस पे वर्क करना है। सबसे बड़ी बात मैं बताती हूँ, मुझे लगा था कि मैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन पे काम करना शुरू कर रही हूँ और ये वहीं तक रहेगा। एक इजी वे था, हम लोग बार बार उसी मदर से बात करते थे। बट धीरे धीरे मुझे अचानक से कुछ आर्टिस्ट कॉल करने लगे कोविड के दौरान, जो लोकल रीजनल फोक आर्टिस्ट थे। अब आप इमेजिन करिए, मैं उनसे क्या कह सकती हूँ, क्योंकि उनका काम बंद हो गया है कोविड के कारण। जनरली उनका वर्क टूरिज्म पे या इवेंट्स पे डिपेंड करता है, वो सब बंद है। घर में खाने के लिए पैसे नहीं है, किड्स आर लाइक हंग्री, उनके पास कुछ नहीं है। एंड हाउ कैन आई टेल देम इफ दे आर कॉलिंग मी कि मैम अब तो हमें लगता है लाइफ एंड हो जानी चाहिए। मैं क्या उन्हें समझा सकती हूँ कि नहीं नहीं प्लीज डोंट टेक स्ट्रेस, ये एक डिप्रेशन है? लाइक वो सेंसलेस बात है। मैं वहां पर क्या कर सकती हूँ? तो मैं अगर उन्हें मेंटल हेल्थ सपोर्ट देना चाहती हूँ तो पहले मुझे उनको फाइनेंशियल या उनके लिए प्रोफेशनल सपोर्ट की कुछ अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। दैट वेरी मोमेंट आई रियलाइज कि यार मेंटल हेल्थ सिर्फ इतना नहीं है, इट्स वेरी वास्ट। अगर कोई बीमार है तो पहले आप उसकी हेल्थ पे काम करेंगे, देन यू कैन वर्क ऑन मेंटल हेल्थ, या फिर आप साइड बाय साइड काम करें। आप उसे ये नहीं कह सकते कि आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी है बैठ जाओ और बस पूरा दिन ये सोचो नहीं नहीं मैं ठीक हो रहा हूँ, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। नहीं, आपको दूसरी तरह से भी काम करना पड़ेगा। सो दैट मोमेंट आवर टीम रियलाइज कि नहीं, हम लोग अलग अलग तरीके से काम शुरू करते हैं। सो हमने उस दौरान कनेक्टेड फॉर कॉज एक इनिशिएटिव लिया, जिसमें हम लोगों ने कोशिश की कि आर्टिस्ट के लिए हम लोगों ने वर्चुअल, क्योंकि वो सिंगर्स थे तो हमने उनके लिए वर्चुअल म्यूजिकल इवनिंग्स की। बहुत ज्यादा हम लोग नहीं पे कर सकते थे, बट हम लोगों ने सिंपल लोगों से कहा कि जस्ट पे 100 रुपीज एंड एंजॉय द इंडियन फोक म्यूजिक, क्योंकि आप भी घर में ही बंद है कोविड में। सो एंजॉय फॉर 1 आवर। सो आर्टिस्ट ने राजस्थान में डेजर्ट में बैठ के उन्होंने वहां से म्यूजिक सुनाया। मैं और मेरे जैसे बहुत से लोगों ने जूम पे ही आकर वो म्यूजिक एंजॉय किया और 100 रुपीज दिया। आप अभी इस तरह की कॉन्सर्ट में जाते हैं, आप हजारों रुपए देते हैं, हजारों है ना। अभी आपने बिल्कुल उसी तरह से एंजॉय किया और आपने एक आर्टिस्ट की हेल्प भी की। कुछ नहीं तो उस 1-1.5 घंटे के इवेंट से उनके लिए 2-3 दिन का खाना आ जाएगा। तो मैंने आर्टिस्ट को समझाया कि डू दैट। मेरे बच्चे का बर्थडे आया तो मैं स्टिल आई वांट टू एंजॉय दैट, पर ठीक है मैं बर्थडे पार्टी नहीं कर सकती, मैं वर्चुअल बर्थडे पार्टी करूंगी। तो मैंने लोगों से कहा कि आप ये करिए, आप प्लीज इन छोटे छोटे अपने आसपास के लोकल आर्टिस्ट को कनेक्ट करिए, आप उनसे इवेंट आप ऑनलाइन कराइए। सबसे बड़ी बात है कि 100 रुपीज बहुत छोटा सा अमाउंट है, 100-200 आप उनको दीजिए। आपको ज्यादा देना अच्छा लग रहा है आप ज्यादा दीजिए और आप उनकी हेल्प कीजिए और आप एंजॉय भी कीजिए। तो हम लोगों ने ये कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट किए थे उस समय पर, और सिमिलरली और आर्टिस्ट के साथ connected by art. Thank you. So there was an initiative connected by art. So we thought कि अभी तो कोविड है बट बहुत से लोकल आर्टिस्ट या हमारी इंडियन आर्ट इतनी रिच है, बट स्टिल बहुत से आर्टिस्ट अपने प्रोफेशंस को इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि उसमें उतना प्रॉफिट नहीं है, या पैसा प्रॉफिट की तो बात भूल जाइए, कॉस्टिंग ही नहीं निकलती है।
सो हमने उन आर्टिस्ट की कहानियों को उनकी आर्ट के साथ लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, उनकी आर्ट को डाला कि आप डायरेक्ट आर्टिस्ट से लीजिए, आपको बहुत बड़े बड़े मॉल से कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको भी रिजनेबल मिलेगा। जो चीज आप शायद बड़े मार्केट से 5000 की लेंगे, प्रोबेबली आपको यहाँ 500 या 1000 में ही मिल जाएगी। आर्टिस्ट को भी वही अमाउंट मिल जाएगा जो वो चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो हम लोगों ने उनको कनेक्ट करने की, तो हम लोग उनकी स्टोरीज वहां तक ले जाने की कोशिश की। छोटे छोटे आर्टिस्ट, फीमेल मेल जो भी हमें मिले, ये हमने किया। बच्चों के लिए हम लोग अलग कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लोग कई बार बहुत पूरे स्पेक्ट्रम में बच्चों को भूल जाते हैं। एंड कोविड में जितना ब्रेवली बच्चों ने बिहेव किया है, किसी ने नहीं किया। आई थिंक सो टू। आपने उन्हें कहा कि अंदर रहना है, तो बस वो अंदर ही है, अंदर ही रहे, है ना। बट स्टिल उनका बचपन कहाँ जाएगा, और वो जिस मेंटल स्ट्रेस में है ना, उनके पास तो वोकैबुलरी ही नहीं है, वो इमोशनल वोकैबुलरी भी नहीं है, और वो वर्ड्स भी नहीं है कि वो एक्सप्रेस कैसे करें। वो इरिटेट होते हैं तो हम कहते हैं टेंट्रम शो कर रहे हैं, वो चिल्लाते हैं तो हम कहते हैं ये बदतमीज होते जा रहे हैं, वो कुछ भी कहते हैं तो हमारे पास हमारी वोकैबुलरी है अच्छी खासी कि ये तो बच्चा ऐसे। बट हम नहीं समझ पा रहे कि एक्चुअली कोविड ने उनके साथ क्या किया। सो हम लोग कोशिश कर रहे हैं अभी कि हम बच्चों के साथ ऑनलाइन सेमिनार्स करें, बट नॉट जस्ट ऐसे कि हम लोग वहां भी उन्हें टीच कर रहे हैं, नहीं। हाँ, जो कंडक्ट करता है वो प्रॉपर प्रोफेशनल्स हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या इस तरह के लोग होते हैं, बट वो इतने फन वे में करते हैं कि बच्चों को पता ही नहीं है कि जो हमसे बात कर रहे हैं वो एक्चुअली हमें प्रोफेशनल है, वो हमारी बेसिकली एक्टिविटीज को ऑब्जर्व भी कर रहा है। और वहां से हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशंस लेके पेरेंट्स से भी शेयर करते हैं कि आपका बच्चा प्रोबेबली उसको ऐसा कुछ फील हो रहा है, प्रोबेबली वो अभी वॉयलेंट कंटेंट ज्यादा देख रहा है ऑनलाइन, बच्चों का बहुत सोशल मीडिया या आप कहेंगे स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। तो आप इस तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मतलब मैं हर दिन सीख रही हूँ, मैं प्रोफेशनल से बात, मेरे माइंड में एक आइडिया आता है और मैं सीधा सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स जो हमारे टीम में है, मैं उन्हें कांटेक्ट करती हूँ, किसी मेरे माइंड में आइडिया आया है, आप बताइए क्या करें। तो वो मुझे बताते हैं कि इसको इस तरह से प्रॉपर वे में डील किया जा सकता है, तो फिर हम वैसे करते हैं। तो आई एम जस्ट अ ब्रिज, आर टीम इज जस्ट अ ब्रिज, तो कनेक्टेड एक रिसोर्स पे बनाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। जैसे आपसे उस दिन कहा था कि अगर मैं आज जाकर किसी भी की भी डोरबेल अपनी सोसाइटी में, अपने नेबर में, मैं डोरबेल बजा के पूछूंगी कि आई नीड ए कॉन्टेक्ट ऑफ ए गायनेकोलॉजिस्ट और ए पीडियाट्रिशियन और एन कार्डियोलॉजिस्ट, तो मुझे इमीडिएटली मिल जाएगा, है ना। वो बताएंगे नहीं नहीं इसके पास जाओ, ये अच्छा है, उस एरिया में वो है। बट अगर मैं उन्हें जाके कहूंगी कि आई नीड कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ ए साइकेट्रिस्ट और ए साइकोलॉजिस्ट, सो वो सबसे पहले तो मुझे हैरानी से देखेंगे, बिल्कुल। वो सबसे पहले तो एक बहुत अजीब सा लुक देंगे, जज करेंगे। अगर नहीं भी किया तो उनके पास कांटेक्ट नंबर शायद ही हो। हाँ। वो मतलब वो आपको कहेंगे ठीक है हम पता करके बताएंगे कुछ। तो मैं चाहती हूँ कि जब डॉक्टर्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स दूसरी तरह के हमें अवेलेबल हैं, तो मेरे पास मेरे एरिया के आसपास के मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स का भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए, इजीली असेसिबल होना चाहिए। सो कनेक्टेड पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कैसा रिसोर्स बनाने की, लिस्टिंग करने की, पैन इंडिया हम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को एक प्लेटफॉर्म पे ला सकें कि लोग उनसे कांटेक्ट कर सकें। तो अभी मेरा मेन मोटिव यही है, हमारी वेबसाइट पे काम चल रहा है और चीजों पे चल रहा है, बिकॉज आई नो मैं अभी जो कर रही हूँ अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज में कोशिश कर रही हूँ, बट यस मेरा मेन मोटिव है अभी कि मैं एक लिस्टिंग कर पाऊँ। Yeah, wow, it's amazing, it's mind blowing the way you're working, and कितने लोगों की मदद आप कर रहे हैं अपने, मतलब इस जरिए से कहाँ से शुरू करा आपने और कहाँ तक पहुंच रहे हैं। कई हजार लोगों तक आप इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, एक्टिविटी करवा रहे हैं, सिर्फ उनके मेंटल नहीं, फिजिकल एंड फाइनेंशियल मदद भी हो रही है आपके आइडियाज से। सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग ऑल दिस ग्रेट वर्क, एंड थैंक यू सो मच फॉर coming on our show and spread the knowledge. We are truly lucky that we got connected to you. Thank you so much for your work. Thank you so much, Richa, for having me here. और मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगी सबको कि आपस में कनेक्ट रहिए। कोविड ने वैसे भी आपको बता दिया है कि डिस्टेंस डजंट मैटर। अगर आप एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं तो कोई वो फर्क नहीं पड़ता, आप अपने घर के अंदर रहते रहते भी दूसरों का सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं। तो बी दैट सपोर्ट सिस्टम और खुश रहिए। हैप्पीनेस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ हेल्थ, और हेल्थ से इम्पोर्टेंट तो कुछ है ही नहीं आज की डेट में। So stay happy and stay healthy, stay connected. Thank you so much, Richa. Thank you so much. And until next time, be kind to yourself and to others. Bye.
Oh,